एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है BNY यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए पेपर 2 है। और इसमें ध्यान रखिएगा, आज हम देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपके लगभग हर बार आता रहता है। ये हम देख रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, ठीक है ना। केंद्र राज्य यानी संघ और केंद्र, ये जो राज्य है इनके मध्य संबंध। तो संबंध 3 तरह का होता है। जैसे हम किसी भी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें संबंधों को डिवाइड किया जाता है। वैसे ही अपने भारत संघ और राज्यों के मध्य संबंध है वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। तो आज हम इससे पहले वाले में विधायी संबंध तो जान चुके हैं कि कैसे केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सरकारें हैं, दोनों अलग अलग कानून बनाती है, लेकिन फिर भी एक साथ देश में उनका काम चलता है किस तरह से। तो हमने पहले ही देख लिया, अगर नहीं समझा है आपने तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको आई बटन में भी मैं ऑप्शन दे दूंगा। आज हम देख रहे हैं भारतीय संघ के मध्य, भारतीय संघ में केंद्र और राज्य हैं, इनके मध्य प्रशासनिक संबंध। अब आप कहेंगे कि प्रशासनिक क्या होता है, तो प्रशासनिक को मतलब समझिए प्रशासन, प्रशासन यानी जो शासन चलाया जाता है। अब इसमें कौन कौन आता है, तो हम बात करें जो लगभग ज़्यादातर इसमें कार्यपालिका के जुड़े हुए अंग होते हैं वो काम करते हैं। जैसे जितने भी नेता होते हैं, अब नेता किसी विभाग के अफसर हो, किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, तो उस विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, जो नौकरशाह होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनके द्वारा काम किए जाने का केंद्र और राज्य के मध्य क्या इफेक्ट और संबंध का प्रभाव पड़ता है, समझ में आ रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं, एक तो केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, दोनों अपने अपने देश के प्रशासन यानी शासन को संचालन करते हैं। तो इस दौरान इनके मध्य क्या संबंध बैठता है, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रशासनिक संबंध क्या है। तो जब हम इसको समझें तो हम इसको 2 अलग अलग खंडों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रशासनिक संबंध को एज ए संविधान के अंतर्गत पहले से डिवाइड किया गया कि इस तरह का व्यवस्था होगी, तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपके सामने ये राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय, और दूसरा है केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियाँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप मेरी क्लास यहाँ पे लें तो जो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ ना, उसको आप जरूर नोट करें, 100% नोट करें, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आपने ले लिया होगा। तो देखिए पहले में हम बात करें तो राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण, संघीय यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने सरकार की चलाती हैं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार है वह प्रशासनिक तरीकों से राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। दोनों अपनी अपनी सरकार चलाते हैं, लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के ऊपर नियंत्रण भी रखती है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्देश, बिल्कुल राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि भाई फलानी जो पॉलिसी है वो लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद का जिक्र किया गया 256 और 57 में। मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जैसे अगर आपने कहीं समझा हो कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन करना जरूरी होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अपने अपने प्रशासन चला रहे हैं। केंद्र है वो राज्यों के ऊपर भी अपना प्रशासन चलाता है। जैसे अनुच्छेद 256 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का सुनिश्चित पालन हो। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यानी अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि राज्य जो कार्यपालिका वो इस तरह से काम करे कि संसद के कार्यों में रुकावट ना आ जाए। तो इस तरह से उसका प्रभाव रहता है। और अनुच्छेद 257 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जाता है कि आपकी विधान मंडल जो है वह जो भी काम कर रही है उसको लेकर हमारे संसद में कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। और दूसरा अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका है या राज्य की जो विधानसभा है वह जो भी कार्य करे तो हमेशा उसे केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना है और केंद्र की कार्यपालिकाओं के मध्य रोड़ा नहीं अटकना है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को समझदारी में मानते हुए काम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर है राज्य सरकारों को
संघीय कृत्य सौंपना, अनुच्छेद 258, यह थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे हम बात करें ना केंद्र और राज्य, तो केंद्र को मान लीजिए पिताजी और राज्य को मान लीजिए उनके बच्चे। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर ऐसे देखें तो देखिए कि कभी कभार क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने खुद के यानी पेरेंट्स के भी काम सौंप देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप लोकली आप समझते हैं तो शादी ब्याह के टाइम में काफ़ी जगह पे खाना खाने जाना होता है, नहीं पर्ची भोज वगैरह होते हैं। तो एक ही समय पर शादी 3 से 4 शादियाँ हो तो फादर नहीं पहुंच पाते, तो वो बच्चे को कहते हैं कि ले राहुल तू इस फलाने शादी में जाना और पैसे डाल के आ जाना। तो ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये काम तो फादर का होता लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पे असर भी डालती है, नियंत्रण भी रखती है और काम भी करवाती है। यानी जैसे केंद्र सरकार काम उनके राज्यों से करवाना। अब ऐसा आप सर कहेंगे कि कौन सा ऐसा काम है, तो देखिए जीएसटीसी। अब जीएसटीसी का जो कलेक्शन जीएसटीसी का काम है वो राज्यों के पल्ले दिया हुआ है, लेकिन उनका कलेक्शन है वो एक जगह का केंद्र के पास इकट्ठा होता है। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो होते केंद्र सरकार के लेकिन राज्यों के गले दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है इसके द्वारा केंद्र पर संघीय सरकार है वो राज्य पर नियंत्रण भी रखती है और दोनों के मध्य काम भी चलता है। अनुच्छेद 258 समझ में आ गया होगा। अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312, यानी अखिल भारतीय सेवा जैसे आपको पता है IAS, IPS और IFS, ये सभी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई सेवाएं हैं, बड़ी मतलब सेवा के पद हैं। तो ये पद के जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, ये किस अनुच्छेद के तहत इस तरह की वैकेंसी इस तरह के पद गठित किए जाते हैं, अनुच्छेद 312 के तहत। और ये सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती है और ये संसद के द्वारा नई सेवाएं बनाई जाती है, नई वैकेंसियाँ नए पद बनाए जाते हैं। लेकिन ये कर्मचारी है वो काम क्या कहाँ करते हैं, राज्य में करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देखिए दोनों के मध्य कैसे संबंध होना है, यानी हम यहाँ पे ध्यान दें अच्छी से तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जैसे IAS ये जैसे बड़े बड़े जब सचिव होते हैं, या जैसे राजस्थान का मुख्य सचिव जो उषा शर्मा है, या और भी जो महत्वपूर्ण जिला अधिकारी जो होते हैं जिला कलेक्टर, वो IAS लेवल के होते हैं। तो ये केंद्र सरकार की भर्ती होती है लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर काम करते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार इन अधिकारियों के जरिए राज्य सरकारों पर भी नियंत्रण रखती है और वे अपना प्रशासन यानी वे जो कलेक्टर वगैरह वे एक कर्मचारी होते हैं ना, प्रशासनिक गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वे काम करते हैं। इस तरह से केंद्र और राज्य के मध्य ये प्रशासन संबंध भी तय होता है और नियंत्रण भी रहता है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत ये व्यवस्था की गई है, 312, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होती है सहायता अनुदान 275। सहायता अनुदान का मतलब होता है जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अलग अलग फंड होता है, लेकिन राज्य सरकारों के पास किसी कारण से पैसे कम पड़ जाए या उन्हें कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ी या किसी राज्य में अचानक कोई अकाल पड़ गया, महामारी हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से उन्हें सहायता अनुदान यानी हेल्प मनी दी जाती है, सहायता अनुदान। तो इस तरह से ये केंद्र के नियंत्रण में भी रहते हैं। जैसे एक पिताजी के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे का बिजनेस फ्लॉप हो गया है, तो फिर वो किसके अगर वो पिताजी के नियंत्रण में रहेगा तो पिताजी उसकी सहायता करेंगे और दोनों संबंध भी तय होते हैं। इस तरह से पिताजी का पावर उसके बच्चे पर भी रहता है, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है ना तो बच्चा है वो फादर के पास आकर ही पैसे लेता है। इसी तरह यहाँ पे भी दोनों के मध्य संबंध के लिए रखा गया है कि केंद्र के पास मनी यानी पैसे लेने के लिए उसको आना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है, तो इसको कहते हैं सहायता अनुदान। इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे के मध्य प्रशासनिक सहयोग को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं या कोई मुझे पैसे दे रहा है तो मैं इसकी बात सुनूंगा, तो यही बात यहाँ पे भी लागू होती है, सहायता अनुदान देना। इस तरह से ये इनके संबंध तय होते हैं। तो अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, 275, ये ध्यान रखिएगा। आपातकाल की घोषणा, ये तो आपने पढ़ा होगा। आपातकाल जैसे ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, ऐसे और भी आपातकाल अलग अलग होते हैं। तो जब भी मान लीजिए किसी भी राज्य में कोई आपातकाल लग जाता है तो फिर क्या होता है, हाँ आपातकाल लगता है तो पता है ना, किसी भी राज्य में जहाँ लगा है आपातकाल वहाँ राज्य सरकार कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाती है, शांत हो जाती है या बर्खास्त हो जाती है, और इस तरह से उस पर पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार चलाती है। इस तरह से क्या हुआ, ये प्रशासनिक नियंत्रण चलता रहता है। जैसे राज्यपाल का पद ही है, वो केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है लेकिन राज्य में काम करता है क्या नहीं करता है, बस तो वही तो बात यहाँ पे होती है। क्योंकि हम जैसे बात करेंगे कोई एक पिताजी के 4 बच्चे हैं और वो कई बिजनेस में फेल हो जाए, ठीक है ना, तो उसके बिजनेस को वापस
संभालने के लिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए फादर को ही आना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों काम तो करते हैं केंद्र राज्य, लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार व राज्यों के प्रशासनिक प्रभागों को नियंत्रण रखती है, उसको संचालन भी करती है। तो इस तरह से हमने जो ये 5 पॉइंट शुरुआत में देखे हैं, ये 5 पॉइंट क्या है, ये 5 पॉइंट प्रशासनिक संबंधों को बताते हैं, लेकिन साथ ही राज्यों के ऊपर केंद्र अपने नियंत्रण को भी बनाए रखता है। ओके, बात आती है ख में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि केंद्र राज्य मतभेदों के निवारण की विधियाँ। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर परिवार में 4 बच्चे हैं उसके पिताजी के, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी टकरात होती है, झगड़े होते हैं, बोलते भी नहीं, एक दूसरे का आना जाना भी बंद होता है, या पिताजी से भी किसी बात पे आपत्ति होती है, तो फिर क्या सॉल्यूशन निकाला जाए उसका, तो वो एक पारिवारिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अपने यहाँ पर भी संविधान निर्माताओं ने पहले से ही सोचा था कि कभी राज्यों के मध्य और केंद्र राज्य के मध्य झगड़े होंगे, तो इसके समाधान के लिए हमें आज ही कोई तरीका अपनाए रखना है, तो वो तरीके यहाँ पे हैं। इस तरह से इनके प्रशासनिक संबंध को कभी भी अगर दुविधा हो जाए, केंद्र राज्य के मध्य कभी भी प्रशासनिक संबंध को या कार्य को करते हुए कोई परेशानी खड़ी हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो संघीय क्रियाओं यानी संघ के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो अभिलेख बनाए जाते हैं, जो राज्यों के लिए भी जारी होते हैं, और जो जितनी भी न्यायिक कार्रवाई की जाती है उसको मान्यता कौन देता है, राज्य सरकार। सॉरी, तो हम ये बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी काम होते हैं उसको मान्यता वो राज्य सरकार ही देती है। जैसे मान लीजिए फादर हैं, अब फादर की गरिमा, उसको महत्वता और उसको वैल्यू देने के लिए उसके बच्चे ही काम करेंगे और बच्चे उसको फादर की एक पदवी और सम्मान देंगे। तो वैसे ही संघीय क्रियाओं, अभिलेखों, न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान कौन करते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं हर राज्य की सरकार है। और इसका यहाँ पे जिक्र भी किया गया अनुच्छेद 261 के अंदर किस किस तरह की मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर है दूसरा पॉइंट, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी जल के संबंधी विवादों का निर्णय, अनुच्छेद 263। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं तमिलनाडु और अपने केरल के मध्य एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है शायद कृष्णा नदी है, नाम है ऐसा कुछ, नर्मदा कृष्णा नदी नाम होगा। तो अब उन एक नदी को लेकर झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से और भी राज्यों के मध्य झगड़े होते होंगे, या केंद्र राज्य के मध्य भी कोई ना कोई विवाद को लेकर झगड़ा हो रहा होगा। तो नदी जल के बंटवारे को लेकर उनके विवादों को समाधान करने के लिए एक व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 262 के द्वारा। इस तरह से क्या हो कि किसी भी तरह से इनके प्रशासनिक संबंधों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, सब बढ़िया चलता रहे, ये होना चाहिए। जैसे परिवार में भी अगर कहीं देखें तो एक बेटे के, जैसे हम बात कर लें, ये खेत था, पिताजी ने खेत बांट दिया 2 भाइयों में, लेकिन एक जो वेरा है वो कुआं पानी यहाँ से आता, वो एक इस भाई के पास आ गया। तो फिर जब इन दोनों के मध्य तनातन होगी तो ये कहेगा ये मेरे अंदर आ रहा कुआं, मैं तेरे को पानी क्यों दूँ, तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तब फिर जो फादर हैं, ठीक है ना, जो फादर है, फादर फिर समझाएंगे या नहीं समझते हैं तो फिर फादर एक नया कुआं इसके लिए भी बनाएगा ताकि दोनों झगड़े नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था, ऐसे ही यहाँ पे जो व्यवस्था है वह केंद्र सरकार करता है, और जब भी नदी जल को लेकर, विवाद को लेकर कोई झगड़ा हो जाए राज्यों के मध्य, तब उसका समाधान 262 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप चाहे तो इसको मोस्ट कर लें क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, तो नोट कर लीजिए कि केंद्र राज्य, ठीक है ना, आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्र और राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी भी तरह की सीमा विवाद खड़ा हो जाए या और कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो उनके समाधान के लिए संविधान के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी जब राज्यों के मध्य गतिरोध हो जाए, राज्य या केंद्र और राज्य के मध्य। और ऐसा पहले तो नहीं था, लेकिन फर्स्ट बार 25 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल 1990 को फर्स्ट बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। लेकिन ये कब, जब बहुत सारी सरकार या आयोग, ये अलग अलग जो आयोग बने, उन्होंने सिफारिश की कि भाई इनके झगड़ों के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से इनके झगड़े को निपटारा किया जाता है, और जो क्षेत्र विशेष होता है उनके लिए क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। जैसे एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई झगड़े हो रहे हैं तो उस क्षेत्र
के मध्य समाधान के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है ताकि विवाद कम से कम हो और प्रशासनिक संबंध अच्छे से तय होता रहे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ रहे हैं ना तो ये आपके एग्जाम में भी आती रहती है, और एग्जाम में आ रही है तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किस तरह से संचालित होते हैं। अभी हम देख रहे हैं जो एक इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होगा कि अब हम देखेंगे केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किस तरह से है, किस तरह से एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, किस आधार पे, फाइनेंशियली आधार पे, यानी कि रिलेशन है वो वित्तीय संबंध के आधार पर केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं। क्योंकि प्रशासनिक जान दिया है, अब वित्तीय देखते हैं। तो इसमें देखिए हम केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध देखेंगे और ये वित्तीय संबंध संविधान के अकॉर्डिंग प्रावधान किए गए, उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो आपके सब्जेक्ट में भी है। पहला है कि कर निर्धारण, शक्ति वितरण, करों से प्राप्त आय का विभाजन, यानी केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे ये तो पता है कि केंद्र सरकार की इनकम अलग होती है, राज्य सरकार की इनकम अलग होती है, लेकिन राज्य सरकार कुछ पैसे केंद्र सरकार राज्य को कुछ पैसे देती है। तो कैसे इनकी इनकम है, यानी किस किस तरह से केंद्र के पास इनकम आती है, किस किस तरह से राज्य के पास इनकम आती है, और कैसे इनके बंटवारा होता है। तो वही इसमें पहले पॉइंट में है कि कर का निर्धारण केंद्र के द्वारा किया जाएगा, और उसको कर का वापिस लेने की पावर है उसका भी वितरण कम ज़्यादा होगा कि केंद्र है वो ज़्यादा आय को वसूल करें या केंद्र करें, राज्य करें। और करों से प्राप्त आय का विभाजन कैसे हो, क्योंकि कर है वो अगर सेंटर इकट्ठा कर रहा है केंद्र सरकार, तो उसका वापस विभाजन कैसे हो, कितना पैसा राज्यों को दिया जाए, कितना केंद्र रखे। तो जैसे पहला संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत, यानी संघ मतलब राज्य अपने केंद्र सरकार के पास कहाँ कहाँ से इनकम आती है। तो एक तो निगम कर के रूप में आती है केंद्र के पास पैसे, सीमा शुल्क के रूप में, निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूप में, रिजर्व बैंक के ऊपर राजस्व टैक्स के रूप में, शेयर बाजार, और भी ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनसे केंद्र सरकार को आमदनी होती है। ठीक है, अब दूसरा बात करें कि संघ द्वारा आरोपित, यानी टैक्स तो केंद्र सरकार लगाएगी, संग्रहित तथा विनियोजित, और संग्रहित भी केंद्र सरकार करेगी और उसका नियोजन भी केंद्र सरकार करेगी। वो कौन कौन से कर टैक्स होते हैं, वो है बिल, हुंडिया, चेक पर मुद्रांक, जो बिल होते हैं जितने भी, और जो हुंडिया होती है अपने पैसों के संबंधित, और चेक होते हैं, चेक इनके ऊपर टैक्स लगता है ना, और वो टैक्स किसके खाते में जाता है, वो टैक्स जाता है किसके खाते में जाएगा, वो टैक्स जाएगा सीधा संघ के खाते में। ठीक है, अब बात आती है तीसरा, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित, यानी केंद्र के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, संग्रहित भी केंद्र करता है, लेकिन राज्यों को वापस सौंप देता है। समझ में आ रहा है, यानी कर केंद्र सरकार ही फलाना कर लगाएगा, उसको इकट्ठा भी केंद्र सरकार करेगा, और लेकिन उसको वापस देगा किसको, राज्य सरकारों को देगा वो पैसा जो भी है। तो जैसे रेल के वस्तु, रेल के अंदर जैसे माल, रेल गाड़ी का जो किराया होता है, माल भाड़ा होता है, ये सेंटर की है रेलगाड़ी, तो सेंटर इकट्ठा करता है, लेकिन जहाँ पे जितना माल भाड़ा जिस राज्य में हो रहा है, जहाँ पे सवारियाँ है, उस हिसाब से उसको वापस वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के पैसे लेते हैं और देते हैं। फिर बारी आती है कि इसके अंदर और भी है संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु यातायात का भी जो टैक्सेज होता है वो भी केंद्र इकट्ठा करता है, लेकिन राज्यों को दे देता है। फिर बारी आती है दूसरा, सहायता, अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जैसे भी मैंने पहले भी बताया था कि जब राज्यों को जरूरत पड़ती है तो केंद्र सरकार उन्हें सहायता के रूप में पैसे देता है। ये तो हमने अभी बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब अचानक राज्यों को जब पैसों की जरूरत पड़ी है तो संसद में एक कानून पारित कर अनुदान के रूप में उन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि उनके वित्तीय संबंध है वो संचालित होता रहे। ऋण लेने संबंधी उपबंध, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान केंद्र को यह अधिकार देता है कि वह अपनी संचित निधि के साख पर देशवासियों और विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार को कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार के अनुसूची से ले सकता है। तो केंद्र सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है, राज्य सरकार नहीं ले सकती। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। और यही यहाँ पे कहा गया कि ऋण लेने संबंधी क्या व्यवस्था है। फिर कर संबंधी विमुक्ति, यानी कर से फ्री करना, कर से विमुक्त करना। केंद्र सरकार है वो राज्य के ऊपर भी कुछ कर लगाता है
और कुछ कर है वो माफ़ भी कर देता है। तो इस तरह से प्रावधान यहाँ पे किया गया है। जैसे भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकती। तो राज्य को अगर केंद्र के ऊपर भी शुल्क लगाना है तो वो पहले अनुमति लेगी और फिर लगाएगी। तो इस तरह से कर विमुक्ति यानी फ्री कर या कर लगाए वो भी प्रावधान केंद्र के और राज्य के मध्य तालमेल से होता है। और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैग, ठीक है ना, सेंट्रल अटॉर्नी जनरल, जो उनका आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, सीए जैसे कहते हैं ना, तो भारत का एक सीए होता है। तो भारत के साथ साथ वो किसी भी राज्य का ऑडिट और उसका सर्वेक्षण लेखा परीक्षक कर सकता है, जिससे उसे पता रहे कि पैसे कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये संबंध तय होता है। और ये एक ऐसा अधिकारी है जो केंद्र में भी नियंत्रण की आय व्यय की जाँच करता है और राज्यों में भी कर सकता है। और वित्तीय संकट होती है, वित्तीय आपातकाल होता है। देखा होगा जब 360 की धारा लगती है तब किसी भी देश या पूरे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगे तो सरकारी कर्मचारी की पेमेंट आधी हो जाती है, ताकि जब भारत को जरूरत हो वो पैसा वहाँ काम आ जाए। इसी वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र राज्य का संबंध एक नया अनुभव दिखाने को महसूस करता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, GST, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। GST क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। जो गुड सर्विस टैक्स यानी इसकी माल और सेवा कर, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख देते हैं माल एवं सेवा कर, ठीक है ना। अब ये GST की बात करें तो ये संविधान में 101वां संशोधन हुआ था और इस 101वां संशोधन 2016 के बाद इसको लागू कर दिया गया। संशोधन होने के बाद, क्योंकि ये देखो GST का मतलब ये है कि केंद्र राज्य दोनों के लिए ये काम करेगा। ये ऐसा टैक्स है जो सेवा या माल जो भी बिक रहा है उसके ऊपर कर लगेगा और कर का कलेक्शन राज्य करेंगे, लेकिन इकट्ठा केंद्र सरकार के पास होगा, वापस बांटा भी जाएगा। तो ये गुड एंड सर्विस टैक्स है। 101वां संविधान में संशोधन 2016 किया गया। उसके बाद इसमें काफ़ी सुधार कर दिया गया। अब बात करें कि कौन कौन से अनुच्छेद में बदलाव हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर जब बदलाव किया गया, संविधान में संशोधन किया गया तो 268, ध्यान रखें, 69, 70, 71, 69, 70, 71, 79 और 86 ये भारतीय संविधान में प्रावधान थे। इसको बदलकर GST लागू किया गया था, ठीक है। और GST के अंतर्गत माल सेवा कर मोटे तौर पर देश का आर्थिक एकीकरण करना था, देश को एकीकृत करना था। जैसे केंद्र सरकार के अलग कर है, राज्य सरकार के गुड सर्विस पर अलग से के, फलाना राज्य के अलग है, ये से अलग, तो अलग अलग सरकार के अलग अलग टैक्स होते थे इसी टाइप के। तो इन सभी का एक टैक्स बना दिया जिसको कहा गया GST, यानी आर्थिक व्यवस्था का एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अगर बड़ा भी है तो काफ़ी यूजफुल चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो नोट कर लीजिएगा। अब एक लास्ट और वीडियो इस लेसन से हो सकता है जिसमें कि ये पूछा जाए कि किन कारणों से क्या या फिर हम ऐसा करेंगे वित्त आयोग को समझेंगे, वित्त आयोग प्रश्न आ सकता है, तो वित्त आयोग के बारे में जरूर जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग शेयर। थैंक यू।